गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट आज हम थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री का द प्लेन टॉपिक शुरू करेंगे। थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री जो प्लस टू के सिलेबस में है वो दो सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन द स्ट्रेट लाइन और दूसरा सेक्शन द प्लेन। तो दो सेक्शंस को मिक्स करके ये पूरा चैप्टर बनता है और लगभग अप्रोक्सीमेट ये 10 मार्क्स की वेटेज रखता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब हम शुरू में स्ट्रेट लाइन पढ़ना शुरू करते हैं तो लगभग 5 एक्सरसाइजेस, पहली 5 एक्सरसाइजेस वो स्ट्रेट लाइन से बिलोंग करती है और लास्ट की 5 एक्सरसाइजेस वो प्लेन से बिलोंग करती है। तो अब हम आज आपसे प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी इस चैप्टर के दूसरे सेक्शन में एंट्री लेते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले कि प्लेन होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, लाइन तो मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट समझता है कि लाइन क्या चीज होती है। अगर मैं अपना हेयर तोड़ के आपको दिखाऊं तो वो लाइन के नेचर में माना जा सकता है कि वो लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है। मेरे हेयर का ये किनारा वन एंड ऑफ द लाइन सेगमेंट होगा और ये सेकेंड एंड ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो लाइन के व्यू तो आपको क्लियर है, तो लेकिन प्लेन का व्यू भी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि प्लेन किसको बोलेंगे। प्लेन हम स्टूडेंट्स बोलेंगे इस बुक के इस कार्डबोर्ड। जो व्यू इस समय आपको दिख रहा है ये एक प्लेन का व्यू है। तो पूरा एक कार्डबोर्ड जो आपको इस समय दिख रहा है, इसमें दो प्लेन आपको नजर आ रहे होंगे, एक इसमें लेंथ है, एक इसमें विड्थ है। तो ये दोनों प्लेन से जो बनता है उसको हम प्लेन बोलते हैं। तो ये पूरा जो हमारे पास कार्डबोर्ड सरफेस है ये प्लेन नेचर में आता है। और प्लेन की डायरेक्शन रेशियो, अगर प्लेन का कोई पासिंग पॉइंट पता है तो आप इस पॉइंट पे, इस पूरे कार्डबोर्ड पे एक डॉट लगा देंगे, वो प्लेन का पासिंग पॉइंट बन जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि प्लेन की डायरेक्शन रेशियो कहां पर है, इसकी डायरेक्शन रेशियो रखने वाला कौन है, तो प्लेन की डायरेक्शन रेशियो इसका एक नॉर्मल लगता है। तो स्टूडेंट समझना चाहते हैं कि सर नॉर्मल किसको कहेंगे। अगर मैं इस प्लेन को ऐसे पकड़ लेता हूं तो इसका नॉर्मल स्टूडेंट्स ये होगा। जो लाइन इस पूरे प्लेन के ऊपर 90 डिग्री का रिलेशन रखती हो तो वो लाइन इस प्लेन का क्या कहलाती है, नॉर्मल कहलाती है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि नॉर्मल आपको बिल्कुल प्लेन के बिल्कुल सेंटर में मार्क करना है। नो, आप किसी भी कॉर्नर पे दिखा सकते हैं। ये सभी जहां भी मैं रख के दिखा रहा हूं आपको, ये सभी प्लेन के नॉर्मल्स कहलाएंगे। ये सभी प्लेन के नॉर्मल्स हैं। तो आप यहां भी रख के देख सकते हैं, यहां भी रख के देख सकते हैं, यहां पे भी रख के देख सकते हैं। तो ये सभी प्लेन के नॉर्मल्स कहलाएंगे। तो आप प्लेन का नॉर्मल एक ऐसी लाइन को मानेंगे जो इस प्लेन के साथ 90 डिग्री पे खड़ा हो। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा तिरछा कर दूं और मैं अब आपसे पूछूं कि क्या ये इस लाइन, ये जो लाइन जो रेड कलर का मैंने मार्कर पकड़ा हुआ है, ये एक लाइन क्या इस प्लेन का नॉर्मल है, तो आपको मना कर देना चाहिए कि ये इस समय प्लेन के नॉर्मल की तरह बिहेव नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इस समय जिस डायरेक्शन में ये खड़ा है ये प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता। तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तब ये प्लेन का नॉर्मल कहलाएगा। तो प्लेन की डायरेक्शन रेशियो खुद प्लेन के पास नहीं होती, प्लेन की डायरेक्शन रेशियो उसके नॉर्मल के पास होती है। तो जब भी कभी आप लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन तो मतलब आप गलत लिख रहे हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन लिख ही नहीं सकते हम इस चैप्टर में। हम लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल। इसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्मल टू द प्लेन। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन बोलना सीखिए स्टूडेंट्स। अगर हमें बोलना है कि किसी प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज है, तो अगर आप ऐसा बोलते हैं कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन, तो बिल्कुल गलत लैंग्वेज के साथ आप बोल रहे हैं। ये पता है आपको कि डायरेक्शन रेशियोज को एरो ब्रैकेट में लिखते हैं, ये सब आप जानते हैं। लेकिन डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन लैंग्वेज बोलना ये बिल्कुल गलत होगा। आपको कैसे बोलने की आदत डालनी पड़ेगी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल, ये एक नॉर्मल है, किसके ऊपर नॉर्मल है, टू द प्लेन, प्लेन के ऊपर। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन और फिर आप उस प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज लिखेंगे। तो ये सबसे बात ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्शन रेशियोज जो होती हैं प्लेन की, प्लेन के पास नहीं होती, उसके नॉर्मल के पास होती है। तो जब भी कभी प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज की बात करेंगे तो आप ये समझेंगे कि वो डायरेक्शन रेशियो इसके नॉर्मल के पास है। तो ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है जो आपको इसमें समझना है। और टू फार्मूलाज आज मैं डिस्कस कर रहा हूं और ये दोनों के दोनों फार्मूलाज मोस्ट इंपोर्टेंट है।
अगर आप प्लेन टॉपिक पे अपना होल्ड बनाना चाहते हैं कि मुझे प्लेन टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए, तो आपको ये दोनों फार्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, इस टॉपिक के लिए, इस प्लेन चैप्टर को वही स्टूडेंट समझ सकता है जब जो इनको अच्छी तरह से समझ ले। तो इनको समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी आपको कहा जाए कि आप जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन बनाइए, तो उसके दो फॉर्म आप जानते हैं कि एक कार्टेशियन फॉर्म में बताएंगे आप और एक वेक्टर फॉर्म में बनाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन दो फॉर्मेट में आप बता सकते हैं, एक कार्टेशियन फॉर्म में और एक वेक्टर फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन याद करते हैं ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। ये एक फार्मूला स्टूडेंट आपको याद करना पड़ेगा। जरा फिर दोबारा से याद कर लीजिए, जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी नहीं पता कि कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म में क्या फर्क होता है, तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। कार्टेशियन फॉर्म एक ऐसा आंसर होता है जिसमें i कैप, j कैप, k कैप नहीं दिखते। यूनिट वेक्टर्स अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के जो रिस्पेक्टिव सिंबल्स होते हैं i कैप, j कैप और k कैप, वो नहीं दिखेंगे। उस तरीके के आंसर को आप कार्टेशियन फॉर्म बोलेंगे, और जिसमें दिखेंगे वो कहलाएगा वेक्टर फॉर्म। तो आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, जैसे अब मेरा इशारा यहाँ पर है। तो अगर मैं पूछना चाहूं कि ये स्टूडेंट्स, मैंने इक्वेशन ऑफ ए प्लेन तो लिखी है, जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, लेकिन पहचान के बताइए कि ये मैंने कार्टेशियन फॉर्म में लिखी है या वेक्टर फॉर्म में। तो आप चेक कीजिए क्या यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कहीं i कैप, j कैप और k कैप नजर आ रहा है, तो आप मना कर रहे हैं कि नहीं, हमें नहीं दिख रहा। तो इसलिए इसको कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन बोलेंगे। और जो मैं ये यहाँ दिखा पा रहा हूँ, तो ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन है, जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन है। तो इसमें i कैप भी दिख रहा है, j कैप भी और k कैप। तो ये भी प्लेन की इक्वेशन है, ये भी प्लेन की इक्वेशन है, बस ये कार्टेशियन फॉर्म में और ये वेक्टर फॉर्म में। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। तो जब भी कभी आपको जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन याद करनी हो, तो दो फॉर्मेट में याद कीजिए। एक फॉर्म है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। यहाँ स्टूडेंट पूछना चाहेगा कि सर abc बता दीजिए क्या चीज है, तो आप abc के बारे में सुन लीजिए, इसको एरो ब्रैकेट में लिखना है, और आप इनके बारे में बोलेंगे कि ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन बोलेंगे तो आप बहुत बुरा बोल रहे हैं, लैंग्वेज बिल्कुल टोटली गलत है। तो आपको बोलना है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। और दूसरी फॉर्म में सीख लेते हैं कि वेक्टर फॉर्म में जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन किस तरीके से लिखी जाती है। तो स्टूडेंट उसको याद करते हैं, वेक्टर r डॉट n वेक्टर प्लस d और इक्वल टू 0। d के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। अगर इसका d मैं इधर बोलता, कई बार कुछ बुक्स में आप जब कार्टेशियन फॉर्म देखेंगे तो आपको ऐसे लिखी हुई भी दिखेगी, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d। तो अगर इसमें d राइट हैंड साइड दिखता है तो आप इसमें भी d राइट हैंड साइड बोलेंगे, अगर इसमें d लेफ्ट हैंड साइड दिखता है तो आप इसमें भी d लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे। ये कंफ्यूजन्स आपके बुक से क्लियर नहीं होंगे, मैं आपको बता रहा हूं। आप मेरे वाली बात को ध्यान से सुनेंगे कि d किस साइड लिखना होता है। तो d के लिए कोई फिक्स लोकेशन नहीं है, आप उसको लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड भी। वो डिपेंड करता है कि अगर कार्टेशियन फॉर्म में d लेफ्ट हैंड साइड लिखा है तो आप वेक्टर फॉर्म में भी d लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। अगर कार्टेशियन फॉर्म में वो d राइट हैंड साइड इक्वल टू के सामने जाके लिखा है तो आप इधर भी राइट हैंड साइड जाके लिखेंगे। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो d के लिए कोई मैं परमानेंट लोकेशन नहीं बता रहा कि हमेशा आपको लेफ्ट में छोड़ना है या राइट में छोड़ना है, वो आप देख लीजिए कि जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें किस फॉर्मेट में लिखा है। तो जिस फॉर्मेट में उधर d लिखा होगा उसी फॉर्मेट में आप इसका d यूज करेंगे। और d के बारे में मैं आपको कुछ कहना भी नहीं चाहता कि व्हाट इज d, नहीं बताना चाहता अभी फिलहाल। मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको नहीं बताना चाहता कि d क्या चीज होती है, इससे आपके कंफ्यूजन्स बढ़ जाएंगे। अभी आप समझ लीजिए कि बस d के बारे में सबने कुछ नहीं बताया, लेकिन abc बता चुके हैं कि ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन है। और अगर इसी इक्वेशन को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे याद करेंगे, वेक्टर r डॉट n वेक्टर प्लस d इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट n वेक्टर सुनना चाहता है कि n वेक्टर क्या चीज होता है, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे इस चैप्टर में नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर क्या ऑफ द प्लेन, तो ये नॉर्मल वेक्टर अपने अंदर क्या रखता है, कंटेनिंग डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। तो जो ये डायरेक्शन रेशियोज होती हैं उससे जो वेक्टर तैयार होता है उसको आप नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन बोलेंगे। और ये अपने अंदर अपनी प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज रखता है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन से की हेल्प से जो वेक्टर तैयार होता है उसको हम n वेक्टर बोलते हैं। अगर फिर भी कुछ कमी रह गई है कि सर हमें थोड़ा कम समझ आ रहा है
तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको सब क्लियर होगा। अभी फिलहाल आप इनको याद करने की कोशिश कीजिए। तो एक बार दोबारा से मैं याद कराता हूं कि जब भी कभी आपसे कहा जाए कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन जनरल फॉर्म में सुनाइए, तो आपके सिलेबस में जनरल फॉर्म में जब सुनाने बैठेंगे आप, तो कार्टेशियन फॉर्म में अलग आंसर है और वेक्टर फॉर्म में अलग। कार्टेशियन फॉर्म में क्या याद कर रहे हैं आप, ax + by + cz, और इस बार मैं इक्वल टू डी बोलता हूं। आप मेरा ये क्वेश्चन गलत नहीं कहेंगे कि सर आपने फार्मूला गलत सुना दिया। ये डी मैं लेफ्ट हैंड साइड भी सुना सकता हूं और इक्वल टू राइट हैंड साइड भी। अगर मैंने ये डी इक्वल टू डी बोला है, तो अब आप इसमें भी वेक्टर फॉर्म जब इसकी बोलने लगेंगे तो आप डी राइट हैंड साइड ही बोलना। तो इस बार आप बोलना वेक्टर r डॉट वेक्टर n और इक्वल टू डी। क्यों? क्योंकि मैंने डी इसमें भी इधर बोला था। तो अगर इसमें मैं डी इधर बोलता हूं तो आपको भी डी इधर बोलना है। अगर मैं इसमें लेफ्ट में बोलता हूं तो आपको भी इसमें लेफ्ट में बोलना है। तो डी का कंफ्यूजन तो बस सिर्फ मैं आपका ऐसे क्लियर कर रहा हूं। और ए बी सी क्या चीज होती है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, वो बिल्कुल गलत है। क्या बोलेंगे आप, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। और उससे एन वेक्टर भी तैयार हो सकता है। जब आपको किसी प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोस क्लियर हो जाए तो उससे एन वेक्टर भी तैयार कर सकते हैं। कैसे? वो a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप से जो तैयार होगा वो वेक्टर n तैयार हो जाएगा और वो यहां वैल्यू लिख देंगे, वो नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन कहलाएगा। और दूसरा फार्मूला याद करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं सीख रहे तो पूरे चैप्टर में आप परेशान रहेंगे। लगभग 70% क्वेश्चंस इसी फार्मूला पे बेस्ड है, तो इसको भी सीखने की कोशिश करें। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, आपको इक्वेशन ऑफ ए प्लेन बनाना है और प्लेन का एक पासिंग पॉइंट दिया हुआ है जहां से प्लेन गुजरता है। तो जैसे ये हमारे पास प्लेन है और इसका एक पासिंग पॉइंट ये रहा, ये रहा, ये रहा, कोई भी एक पासिंग पॉइंट, पूरे पेज पे कोई भी एक पासिंग पॉइंट दे दिया जाएगा, तो उसकी हेल्प से आप इक्वेशन ऑफ ए प्लेन कैसे बनाएंगे। तो पॉइंट का नाम है जहां से प्लेन गुजरता है, x1 y1 और z1। तो अगर आपको इसकी इक्वेशन याद करनी है तो क्या होगा, a ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे आप x माइनस x1, ये पहला पासिंग पॉइंट आप यहां यूज करेंगे, प्लस b ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे और ब्रैकेट में आप लिखेंगे y माइनस y1, प्लस में c ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे और z माइनस z1 और ब्रैकेट बंद करके इक्वल टू 0। क्या आप इसको याद कर सकते हैं? ये फार्मूला कब याद आना चाहिए स्टूडेंट, जब आपको प्लेन का एक पासिंग पॉइंट पता हो, या फिर दो पासिंग पॉइंट पता हो, या फिर तीन पासिंग पॉइंट पता हो, तब आपको इसी फार्मूले की हेल्प लेनी है। तो चाहे आपको प्लेन का 1 पासिंग पॉइंट पता हो, चाहे आपको 2 पासिंग पॉइंट्स पता हो, चाहे आपको 3 पासिंग पॉइंट्स पता हो, तो जब भी आपको पासिंग पॉइंट 1, 2 या 3 पता है, तब आप इसी फार्मूले की हेल्प लेंगे। और फार्मूले को याद कीजिए, ब्रैकेट से बाहर a लिखना है, ब्रैकेट में x माइनस x1, प्लस b ब्रैकेट से बाहर लिखना है और ब्रैकेट में y माइनस y1, प्लस c ब्रैकेट से बाहर लिखना है और ब्रैकेट में z माइनस z1 और इक्वल टू 0। इस तरीके से आप इक्वेशन ऑफ ए प्लेन बनाएंगे 1 पॉइंट से गुजरती, या 2 से या 3 से। जब 2 या 3 वाला भी आएगा तो मैं बता दूंगा, फिलहाल आप ये याद कीजिए। आप फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। अब पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, जिसमें मैं आपको कन्वर्ट करना सिखाऊंगा कि कार्टेशियन को वेक्टर कैसे बनाते हैं और वेक्टर को कार्टेशियन कैसे बनाते हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ये यही कन्वर्ट करना सिखाएंगे कि अगर आपको वेक्टर फॉर्म दे दी जाए तो आप उसकी कार्टेशियन कैसे बनाएंगे, अगर कार्टेशियन दे दी जाए तो उसकी वेक्टर कैसे बनाएंगे। तो इसको कन्वर्ट करने में आप बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, तभी आप पूरे चैप्टर में एंजॉय फील करेंगे। तो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। आज मुझे वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन बनानी है और whose कार्टेशियन इक्वेशन इज दिस। तो प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन दी गई है। तो स्टूडेंट हमसे ये पूछता है, सर मैं एग्जाम में कैसे पहचानूंगा ये प्लेन चैप्टर का सवाल है, मैं कैसे ना मान लूं कि ये लाइन का सवाल है। तो अगर स्टूडेंट ये लाइन का सवाल होता तो लाइन में 2 इक्वल टू होते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो। तो लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसे होती थी, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो उसमें 2 इक्वल टू होते थे स्टूडेंट, इसमें 1 इक्वल टू है। तो आप पहचान पाएंगे कि ये तो प्लेन की इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन ऐसी नहीं होती थी। और अब आपको प्लेन की इक्वेशन दी गई है, ये कार्टेशियन फॉर्म में दी गई है और आपको इसकी वेक्टर फॉर्म बनानी है। तो शुरू करते हैं, कैसे सॉल्यूशन करेंगे। द गिवन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इज दिस। तो हमें ये गिवन है कि कार्टेशियन इक्वेशन ये है, फिर हम इसको कंपेयर करेंगे। जब हमें कार्टेशियन फॉर्म पता है तो उससे हम इसको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग गिवन अबव इक्वेशन विद स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन की कार्टेशियन फॉर्म से हम इसको कंपेयर करेंगे, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। d मैंने इस साइड इसलिए बोला क्योंकि इसमें भी d देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड लिखा है। अगर ये 1 इस साइड लिखा था तो मैं इक्वल टू d बोलता। तो इस बात पे आप पूरा सॉलिड हो गए, नहीं तो बुक्स में आपको बहुत सारे कंफ्यूजन्स पैदा करेगा।
तो अब आप यहां से समझने की कोशिश करें कि आपको A पढ़ना है तो कितना मिलेगा 1, और अगर आपको B पढ़ना है तो कितना मिल रहा है -2, अगर आपको C पढ़ना है तो कितना मिला 3। तो आपको ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द प्लेन मिल गए, लेकिन आप डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन लिखेंगे तो गलत लैंग्वेज लिख रहे हैं। आपको लिखना होगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। बिल्कुल यही लैंग्वेज आपको लिखनी होगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है हमारे पास। आपको इतना लंबा सेंटेंस ही लिखना होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। अगर आप लिख रहे हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन तो मैं क्रॉस कर दूंगा, ये बिल्कुल गलत लैंग्वेज है। तो दोबारा से बोलिए, प्लेन की डायरेक्शन रेशियो, मैं बार बार बोल रहा हूं कि प्लेन की खुद की डायरेक्शन रेशियो कोई नहीं होती, जो प्लेन के ऊपर नॉर्मल बना होता है उसके पास उसकी डायरेक्शन रेशियो होती है। तो प्लेन की डायरेक्शन रेशियो उसके नॉर्मल के पास होती है। तो आपको लिखना पड़ेगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन आपको क्या मिल रही है, x का कोएफिशिएंट पढ़ लीजिए, y का कोएफिशिएंट और z का कोएफिशिएंट। तो यहां से आपको 1 मिली, यहां से -2 और यहां से 3। तो आपने ये डिक्लेयर कर दिया। अब आप इससे नॉर्मल वेक्टर तैयार कर सकते हैं। क्यों कर रहे हैं आप नॉर्मल वेक्टर? क्योंकि आपको पता है कि मुझे इस फॉर्म से इस फॉर्म में आना है, तो आपको वेक्टर n की जरूरत पड़ेगी। तो वेक्टर n कैसे बनेगा? डायरेक्शन रेशियो जब आपको पता लग चुकी है तो उससे उसकी हेल्प से जो वेक्टर तैयार करेंगे आप, वो नॉर्मल वेक्टर कहलाएगा। तो नॉर्मल वेक्टर को n वेक्टर से डिनोट करते हैं और इसकी डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से जो वेक्टर तैयार करेंगे वो नॉर्मल वेक्टर बन जाएगा। देखिए फिर मैंने कैसे बनाया, यहाँ पे 1 है तो आपने i लिख दिया, यहाँ पे -2 है तो -2j कैप लिख दिया, और यहाँ पे 3 है तो +3k कैप लिख दिया। तो इस तरीके से आपने नॉर्मल वेक्टर तैयार कर लिया। अब आप इसकी वेक्टर फॉर्म बनाने जा रहे हैं, तो अब आप लिख रहे हैं कि रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, कि जो प्लेन की वेक्टर इक्वेशन हमसे मांगी गई है उसका आंसर वेक्टर r डॉट वेक्टर n और +d और इक्वल टू 0। +d आपने इसलिए बोला क्योंकि इसमें भी d लेफ्ट हैंड साइड है। तो उसके बाद वेक्टर r रहेगा, डॉट रहेगा, n वेक्टर की वैल्यू आप अभी डिक्लेयर कर चुके हैं। तो i कैप -2j कैप +3k कैप ये लिखा, और प्लस में d देख लीजिए आप, d आपको 1 जैसा लग रहा है तो आपने +1 और इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपने कार्टेशियन फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर दिया, वेक्टर फॉर्म में, और ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा गया है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। आपको कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है, whose वेक्टर इक्वेशन इज दिस। तो प्लेन की वेक्टर इक्वेशन दी गई है और आपको इस पर कार्टेशियन बनानी है, मतलब इस फॉर्म में आंसर है, आपको कन्वर्ट करके इसको कार्टेशियन में लेके जाना है। तो समझते हैं कैसे होगा, ये उसका रिवर्स क्वेश्चन है। तो गिवन वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इज वेक्टर r डॉट 2i कैप +3j कैप -k कैप और इक्वल टू 1। जब आप इसको कंपेयर करेंगे वेक्टर फॉर्म से तो वेक्टर r डॉट वेक्टर n और इक्वल टू d। इस बात समझा सकते हैं कि मैंने d राइट हैंड साइड क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे मुझे d राइट हैंड साइड दिख रहा है। तो कांस्टेंट अगर आपको राइट हैंड साइड दिख रहा है तो आपको d भी राइट हैंड साइड लिखना पड़ेगा। और अब आप यहाँ से n वेक्टर पिक कर सकते हैं कि आपका नॉर्मल वेक्टर ये रहा, और नॉर्मल वेक्टर अपने अंदर क्या रख के बैठा होता है, प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो। तो कंपेयर जब करते हैं तो नॉर्मल वेक्टर आपको ये मिला 2i कैप +3j कैप -k कैप, और इसे डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन आप बता सकते हैं कि अगर आपको कोई पूछ ले कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन कितनी बताएंगे, तो आप यहां से कोएफिशिएंट पढ़िए और बता दीजिए 2, 3 और -1, वो आपने डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन बता दी। फिर कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन आपको याद होना चाहिए कि कार्टेशियन फॉर्म बनानी है तो वो कौन से फॉर्मेट में होती है, वो होती है ax + by + cz और इक्वल टू b। इक्वल टू d इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में भी आपका d राइट हैंड साइड है, तो इसलिए आपने इक्वल टू d वाला लिखा। यहां बच्चा परेशान नहीं होगा, सर आपने तो +d लिखा था, इस बार आपने इक्वल टू d लिख दिया। तो वो हम इस पे देखते हैं कि जो इसमें वेक्टर फॉर्म में जैसा लिखा हो वैसा ही वेक्टर कार्टेशियन में भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे d राइट हैंड साइड है तो इसका भी d राइट हैंड साइड यूज कर लीजिए आप। और अब a की वैल्यू आपको 2 पता है तो आपने यहाँ 2 फिल कर दी, b की वैल्यू आपको 3 पता लग चुकी है आपने 3 फिल कर दी, और c की वैल्यू आपको -1 पता है तो आपने -1 पुट कर दी, और z वैसे ही है, x और y भी बिल्कुल वैसे ही है, और d आप सेम का सेम 1 उठा रहे हैं और कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 2x + 3y - z और इक्वल टू 1। तो ये कार्टेशियन फॉर्म बन चुकी है प्लेन की, और ये आपका आंसर होगा। तो आपने इसमें क्या सीखा है, इन दोनों क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से सीखें स्टूडेंट्स। अगर आप इनमें परफेक्ट नहीं है तो आगे क्वेश्चंस करने में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, लेकिन इसमें बहुत इजी है अगर आप ध्यान से समझें। एक बार में समझ नहीं आता, 2 बार वीडियो चला के समझें कि आपको जब भी कभी कार्टेशियन इक्वेशन दी गई हो तो वेक्टर में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, और वेक्टर में दी गई हो तो कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आपको प्लेन को दोनों फॉर्म में बदलना आना चाहिए, कार्टेशियन से वेक्टर और वेक्टर से कार्टेशियन, और इस तरीके की फॉर्म का नाम क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन।
और प्लेन की डायरेक्शन रेशियो क्या प्लेन के पास होती है? नहीं, किसके पास होती है? उसके नॉर्मल के पास। और किस तरीके से लिखा जाता है उसको? डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन कोई नहीं लिखेगा, ये सेंटेंस बिल्कुल टोटली गलत है। तो आपको लिखना होगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। एक बार दोबारा समझ लीजिए, ये आपके पास प्लेन है, ये जो बिल्कुल सरफेस दिखाई गई है ये प्लेन है, और इस प्लेन के ऊपर जो 90 डिग्री के एंगल के साथ जो लाइन खड़ी की जाती है वो इस प्लेन का नॉर्मल कहलाता है। यानी कि प्लेन की डायरेक्शन रेशियो इस बुक के पास नहीं है, इसके नॉर्मल यानी स्ट्रिप के पास है। तो कभी भी डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन नहीं लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन लिखेंगे। इस तरीके से आपको लिखना होगा। तो इन बातों पर आप ध्यान रखिए और आपको मुश्किल नहीं आएगी। और डायरेक्शन रेशियोज के लिए आपको पता है ABC वर्ड यूज करते हैं। और डी के बारे में भी मैंने कुछ बताया कि डी क्या होता है, ये तो मैंने आपको अभी मेंशन नहीं किया, लेकिन मैंने ये जरूर समझाया कि डी किधर लिखना चाहिए। अगर क्वेश्चन में डी इधर है तो आपको इसमें भी वेक्टर में भी इधर ही लिखना है। अगर ये डी इक्वल टू राइट हैंड साइड है तो वेक्टर में भी फिर आपको इक्वल टू डी लिखना है। तो इन बातों ध्यान रख के जब आप काम करेंगे तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और दूसरा मैंने इक्वेशन ऑफ ए प्लेन सिखाया, जब वो एक पॉइंट में से गुजरता हो तो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन का फार्मूला याद कर लीजिए। ब्रैकेट से बाहर a, ब्रैकेट में x माइनस x1 प्लस ब्रैकेट से बाहर b, ब्रैकेट में y माइनस y1 प्लस ब्रैकेट से बाहर c, ब्रैकेट में z माइनस z1 और इक्वल टू 0। इस तरीके से आप इक्वेशन ऑफ ए प्लेन भी बना सकते हैं। ये दो फार्मूले याद करने के बाद फिर आप ये क्वेश्चन कीजिए और अगले स्लाइड में मैं अगला क्वेश्चन आपको सिखाता हूँ। वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझते हैं। और अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आप बुक में से देखना चाहते हैं, रेफरेंस लेना चाहते हैं तो 13.6 के कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, शो दैट द पॉइंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर कोप्लेनर। तो आपको 4 पॉइंटों को कोप्लेनर प्रूव करना है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। कई बार यहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है, तब भी आप परफेक्ट होनी चाहिए। तो जब 4 पॉइंट दिए हैं तो आपके पास हमेशा क्वेश्चन आएगा कोप्लेनर प्रूव करने के लिए। लेकिन कभी कभी 3 पॉइंटों की हेल्प से सिर्फ ये दिखाएगा कि यूजिंग द 3 पॉइंट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। तो इन 3 पॉइंट्स की हेल्प से इक्वेशन ऑफ ए प्लेन बनाओ जहां से ये प्लेन पास कर रहा है। तो कभी तो आपसे कहेगा कि 3 पॉइंट्स की हेल्प लेके इक्वेशन ऑफ ए प्लेन निकालो। अगर आपको ये कहा गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन यूजिंग 3 गिवन पॉइंट्स, तो तब आपका आंसर यहाँ खत्म हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन तक निकालना होगा। लेकिन आज हमने फोर्थ पॉइंट को भी प्लेन पे ही लाइन करते हुए प्रूव करके दिखाना है। जब चारों के चारों पॉइंट एक ही प्लेन पे आ जाए तो उन पॉइंटों को कोप्लेनर बोलते हैं। कोप्लेनर का मीनिंग क्या हुआ कि ये मान लीजिए ये मेरा हाथ है और ये प्लेन नेचर में आता है, तो इसके ऊपर अगर चारों पॉइंट इसी हाथ के ऊपर रख दिए जाए तो वो चारों पॉइंट क्या कहलाएंगे? कोप्लेनर, क्योंकि वो एक ही प्लेन पे है। तो जब 4 पॉइंट एक ही प्लेन पे हो तो उसको बोलते हैं कोप्लेनर। तो आपको 3 पॉइंटों की हेल्प से पहले इक्वेशन ऑफ ए प्लेन बनानी होगी और फिर 4th पॉइंट उसमें पुट करके दिखाना होगा। अगर वो सेटिस्फाई कर जाएगा तो आप कहोगे कि 4th पॉइंट आल्सो लाइज ऑन द प्लेन, तो 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। तो इस तरीके से आप काम कर पाएंगे। तो अब जब भी आपको 1 पॉइंट दिया हो, 2 दिया हो या 3 दिया हो, तो आपने हमेशा यही फार्मूला लगाना है। तो सुनिए मैंने क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इज, क्या आप इक्वेशन ऑफ ए प्लेन ये वाला जानते हैं? ए ब्रैकेट से बाहर x माइनस x1 प्लस b ब्रैकेट से बाहर y माइनस y1 प्लस c ब्रैकेट से बाहर z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन ऑफ ए प्लेन मैंने बताया हुआ है। जब आपको 1 पॉइंट पता हो या 2 पता हो या 3 पता हो, हमेशा यही प्लेन की इक्वेशन आपने यूज करनी है। तो अब आप इसका पहला पॉइंट यूज कीजिए, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, या फिर ऐसे भी लिख सकते थे प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। तो प्लेन हमारा इस पॉइंट में से पास करता है, बल्कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन ना लिखे, सिर्फ प्लेन लिखे तो ज्यादा अच्छा लगता है कि प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। तो अगर प्लेन इस पॉइंट में से पास करता है तो इसमें पुट कर दिया जाएगा। तो x1 की जगह आप 0 पुट करेंगे, y1 की जगह आप -1 पुट करेंगे। जब आप -1 पुट करेंगे तो वो +1 हो जाएगा और z1 की जगह आप 0 पुट करेंगे। तो आपकी इक्वेशन ऑफ ए प्लेन कुछ ऐसे बनती है। फिर आपको दूसरा पॉइंट भी पता है कि जहां से आपका प्लेन पास करता है, तो आप इस प्लेन सेकंड के बारे में कहेंगे कि प्लेन सेकंड आल्सो पासेस थ्रू द सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट में से भी पास करता है और थर्ड में से भी पास करता है। तो अब जब आप दूसरा पॉइंट पुट करने की बात करेंगे तो वहां x1, y1 और z1 में नहीं पुट करेंगे। अब आप दूसरी बार जब दूसरा पॉइंट पुट करेंगे तो वो x, y और z की जगह पुट करेंगे। तो जब आप यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो 2 पुट करने से 2a बनता है, और जब आप 1 पुट करते हैं तो 1 + 1 2b बनता है, और जब आप -1 पुट करते हैं तो -c बनता है।
तो इस तरीके से आपकी एक इक्वेशन बन जाती है। ये आपने सेकंड पॉइंट को यूज किया। फिर थर्ड पॉइंट भी यूज करना है। थर्ड पॉइंट भी आप इसी सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे और x y z की जगह पुट करेंगे। तो x की जगह 1, y की जगह भी 1 और z की जगह भी 1। जब आप यहाँ 1 पुट करते हैं तो आपकी इक्वेशन बनेगी a, और जब यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2b, और जब यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 × c यानी कि c और इक्वल टू 0। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन बन जाएगी। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, या फिर दूसरा मेथड का नाम है बाय 2 3 1 2 मेथड, 2312 मेथड भी बोल देते हैं हम इसको। तो आप सिर्फ ये मत लिखें, क्रॉस मल्टीप्लाई लिखना बहुत जरूरी होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जब आप करेंगे तो कैसे करना होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और ये मेथड याद कब आता है वो भी सुन लीजिए। जब हमारे पास इक्वेशंस 2 हो, 2 इक्वेशन हो और 3 अननोन्स निकालने हो, तब आपको यही मेथड याद आना चाहिए, 2 3 1 2 मेथड। जब दोबारा से बोलता हूँ, ये मेथड कब याद आना चाहिए, जब आपको 3 अननोन्स निकालने हो, जैसे ए बी सी आप निकालने हैं और इक्वेशन सिर्फ आपके पास 2 ही हो, तो उनकी हेल्प लेके, जब आपको 2 इक्वेशनों की हेल्प लेके 3 अननोन्स निकालने हो, तो यही मेथड याद आना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या फिर 2 3 1 2 मेथड। तो इसका डायग्राम देख लीजिए किस तरीके से बनाना होता है। ए बी सी जो अननोन है उनको लिख दीजिए, फिर उनके नीचे आपको 4 पॉइंट लिखने हैं, 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर 2 नंबर। तो 3 के नीचे 4 लिखने का तरीका भी देख लीजिए, एक इससे थोड़ा आउट चलाइए, एक इन दोनों के सेंटर में चलाइए, एक इन दोनों के सेंटर में, एक इससे थोड़ा आउट। तो इस तरीके से 4 लोकेशंस आपकी बन जाएंगी। यहाँ पे आपके 2 नंबर कोफिशिएंट फिल किए जाएंगे, यहाँ पे भी 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे 1 नंबर। अब स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि 2 नंबर कोफिशिएंट्स का मीनिंग क्या हुआ, मैं समझाना चाहता हूँ कि 2 नंबर हुआ बीच वाले, तो आपको 2 और 2 उठाना है, बी वाले उठाने हैं, 2 और 2, और यही आपको लास्ट में लिखना है क्योंकि 2 ही शुरू में और 2 ही लास्ट में, आप देख रहे होंगे। फिर 3 नंबर वाले कोफिशिएंट उठाने हैं, यानी सी वाले उठाने हैं। तो सी क्या है, यहाँ -1 लिखा है और यहाँ पे सी क्या है, 1 लिखा है, तो इसलिए आपने ऊपर -1 और नीचे 1 लिख दिया। फिर आपको 1 नंबर वाले उठाने हैं, यानी ए वाले उठाने हैं। तो यहाँ पे आपको 2 मिल रहा है और यहाँ पे 1 मिल रहा है, तो 2 और 1 लिखना है और रिपीट भी करना है। और फिर जब आपको ए की कैलकुलेशन करनी है तो आप इसके दाएं बाएं वाले देखेंगे सिर्फ, जब आपको बी की करनी है तो बी के दाएं बाएं वाले देखेंगे, जब आपको सी की करनी है तो सी के दाएं बाएं वाले देखेंगे और उसे कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे आप सीख लीजिए, a बाय b बाय c बाय इक्वल टू बीच में डाल दें, तो राइट हैंड माइनस लेफ्ट हैंड करके कैलकुलेट करना है। तो राइट हैंड से आपका 2 बनता है, 2 लिखा, और यहाँ -2 की जगह आपने +2 लिखा। फिर राइट हैंड से आपका -1 बनता है, ये -2 बनता है, वो लिखा आपने। फिर राइट हैंड से आपका 4 -2 बनता है, तो वो लिखा आपने। कैलकुलेशन करने के बाद a बाय 4 आता है, b बाय -3 आता है और c बाय 2 आता है। तो इस तरीके से आपको a b c की वैल्यू मिल जाती है, यानी कि ए बी सी की वैल्यू मिलते ही अब आप ए बी सी की वैल्यू को अगर फर्स्ट इक्वेशन में आप यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपकी इक्वेशन ऑफ ए प्लेन बढ़िया वाली निकल जाएगी। तो इक्वेशन सेकंड बिकम्स, तो आप ये वाली ए की वैल्यू 4 जो निकली है वो आप यहाँ पुट करने वाले हैं, तो 4 × x हो जाएगा। बी की वैल्यू आपकी -3 निकली है तो वो आप यहाँ पे -3 पुट करने वाले हैं, -3 + 1 तो -2 बचेगा। वहां से दिखा रहा हूं मैं आपको, यस, यहाँ b की जगह आपको -3 लिखना होगा और c की जगह आपको 2 लिखना होगा, तो आप c की जगह 2 लिखेंगे, 2 × z और इक्वल टू 0। कैलकुलेट करेंगे तो 4x और -3 -3 और फिर +2z और इक्वल टू 0। अरेंज करके लिखेंगे तो 4x -3y +2z और -3 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ ए प्लेन बनती है। लेकिन अभी तक आपने 3 पॉइंट सी यूज किए हैं, फोर्थ पॉइंट को आपने यूज भी नहीं किया। अब फोर्थ पॉइंट भी आपने सेटिस्फाई करना है कि ये भी प्लेन पे लाई करता है, तो फोर्थ पॉइंट भी आप इसी इक्वेशन में पुट करके दिखाएंगे। तो फोर्थ पॉइंट जब आप रिजल्टेंट इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की जगह आपको 3, y की जगह 3 और z की जगह 0 पुट करना होगा। जब आप इसको इसमें पुट करके दिखाते हैं तो 0 = 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाती है। तो यानी कि फोर्थ पॉइंट आल्सो सैटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, तो फोर्थ पॉइंट भी सैटिस्फाई करने लगा। तो जब फोर्थ पॉइंट भी इक्वेशन ऑफ ए प्लेन को सैटिस्फाई कर जाता है तो हम लिखेंगे गिवन 4 पॉइंट्स आर कोऑर्डिनेट। तो हमारे वो 4 पॉइंट्स क्या हो गए, कोऑर्डिनेट। ये इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो आपके पास कभी-कभी क्वेश्चन आएगा कि 3 पॉइंट की हेल्प से आप इक्वेशन ऑफ ए प्लेन बनाइए, तो आप यहां तक काम करेंगे। जब आपको कहे जाएगा कि 4 पॉइंट हो तो आप कोऑर्डिनेट प्रूव कीजिए, तब आप ये एक्स्ट्रा पोर्शन भी शो करके दिखाएंगे और 4 पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट भी प्रूव किए जा सकते हैं। तो अब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, लेट्स ट्राई। लास्ट में स्टूडेंट मैं असाइनमेंट नंबर 56 में आपको 6 क्वेश्चंस दे रहा हूं और इनके आंसर्स भी मैंने लिख दिए और ये सभी क्वेश्चंस उसी टॉपिक्स पे हैं जिनको आज हमने कवर किया है।
कि आपको इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में बनानी है, ये वेक्टर फॉर्म में बनानी है, इसका सिर्फ नॉर्मल वेक्टर पढ़ के सुनाना है, और 3 पॉइंट्स के हेल्प से इक्वेशन ऑफ ए प्लेन बनानी है। ये भी 3 पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से आपसे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन बनानी है। तो इसके पॉइंट के नाम पढ़ेंगे आप -2, 6 और -6, और दूसरे पॉइंट का नाम -3, 10 और -9, और तीसरे पॉइंट का नाम -5, 0 और -6। इस तरीके से आपको इक्वेशन ऑफ ए प्लेन बनानी है, और 4 पॉइंट्स को कोप्लेनर प्रूव करके दिखाना है। 3 पॉइंट्स की हेल्प से जो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन बनेगी उसका हिंट मैंने लिख दिया है, और 4th पॉइंट आप इसमें सेटिस्फाई करके दिखा देना। तो लेफ्ट हैंड साइड 0 और राइट हैंड साइड बन जाना चाहिए, तो आपका कोप्लेनर भी प्रूव हो जाएगा। तो ये 6 के 6 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, आंसर्स भी लिखे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।